Please subscribe and press the bell icon button for new videos of accountancy. हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे क्योंकि अब आपकी जो क्लास है, क्लास 11th आपकी स्टार्ट हो रही है। जब आपके 10th क्लास तक आप होते हो तो उसमें आपको एक अलग सा कुछ अजीब सा बर्डन आपके ऊपर होता है, लेकिन जैसे आप 11th क्लास में जाते हो तो आपको कुछ मतलब कि एज में जैसे बड़ा बड़ा थोड़ा सा फील होने लगता है और आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपको किसी को मोबाइल फोन मिला है, किसी को लैपटॉप मिला है, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरह से आपको चीजें मिलती जाती है। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों का गलत फायदा उठाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको फ्रीडम मिले तो उसको बिल्कुल भी मतलब कि आप उस चीज का फायदा मत उठाओ, लेकिन ये है कि आप अपनी फ्रीडम के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है ना उसके ऊपर भी ध्यान दो। तो जैसे ही आप क्लास 11th में चढ़ते हो, जैसे आप क्लास 11th में आते हो तो आपके सामने ऑप्शन होते हैं कि आप पढ़ाई में क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे आफ्टर मैट्रिक आफ्टर 10th आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप साइंस लो, या आप कॉमर्स लो, या फिर आप आर्ट्स ले सकते हो। ठीक है, जब आप साइंस लेते हो तो साइंस में भी आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल का मतलब क्या हुआ कि आपने बायो ली, मैथ नहीं लिया है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है नॉन मेडिकल, जिसमें आपने क्या मैथ लिया है, बायो नहीं लिया है। ठीक है, स्कोप आपको पता होगा। मेडिकल अगर आप लोगे तो आप मेडिकल लाइन में जाओगे, जैसे डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, जो भी है आपके। और अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे। ठीक है, लास्ट आपका आर्ट्स। आर्ट्स का मीन्स क्या होता है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कोई एक चीज की स्पेशलिस्ट नहीं होती है। तो जिस भी तरह का आप सब्जेक्ट लोगे उसी लाइन में आप जा सकते हो। जैसे आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आप जा सकते हो। अब आ जाता है जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा कॉमर्स है। ठीक है, कॉमर्स मीन्स वाणिज्य, यानी कि आप बिजनेस की लाइन में जा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेसमैन बन जाओगे, नहीं है। आप सीए बन सकते हो, आईसीडब्ल्यू कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने जो आप कर सकते हो। कहने का मतलब कि जो साइंस वाला नहीं कर सकता है, जो साइंस वाला करेगा वो चीजें कॉमर्स वाले नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले कर सकते हैं वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कॉमर्स वाले इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, विद मैथ और विदाउट मैथ, यानी कि विद इको। आप विद इको लेके और मैथ को आप ऑप्शनल ले सकते हो, या फिर विद मैथ लेके आप इको को भी आप ऑप्शनल ले सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आपकी जो इंटरेस्ट है आपका जो है वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है। तो हमें अभी तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने मैथ लिए, इको लिए, क्योंकि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी। जो आप कॉमर्स लेते हो, ठीक है, तो जब भी आप कॉमर्स लोगे तो चाहे मैथ लो चाहे आप इको लो, आपके सामने 2 सब्जेक्ट तो कॉमन होंगे ही होंगे, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स या अकाउंटेंसी उसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा होगा बिजनेस स्टडी। तो ये दोनों आपके पास कॉमन सब्जेक्ट होंगे। अब मैथ या इको आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हम अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटेंसी का जो सबसे मेन चैप्टर है उसी से हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। जब आप फर्स्ट क्लास में हो, नर्सरी में हो, एलकेजी यूकेजी में हो, जहां भी हो, अगर आपको हिंदी सीखनी है तो उसके लिए आपको जो एएनआर, आसियाम, ईसी इमली, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको अल्फाबेटिक की नॉलेज होनी चाहिए। अल्फाबेट्स मीन्स ABCDEFGH, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से आप 10th के बाद आपके सामने बिल्कुल नया सब्जेक्ट आ जाता है, अकाउंटेंसी। ठीक है, और अकाउंटेंसी को सीखने के लिए क्या चाहिए, उसके जो अल्फाबेट्स है ना वो चाहिए। अल्फाबेट्स मीन्स क्या हुआ, उसके जो टर्म्स है ना उन टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। टर्म्स अगर हम सीख जाएंगे, टर्म के बारे में अगर हमें पता होगा, तो अकाउंटेंसी में हमारे सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो सबसे जो मेन है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, यानी कि इसकी जो अकाउंटिंग टर्म है ना उनके बारे में समझना। तो आज मैं आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म के बारे में बताऊंगा, बाकी जो अकाउंटिंग टर्म है वो आपके इसके पार्ट सेकंड थर्ड जितने भी होंगे उनमें आपको मिलती जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखोगे और इन सारी चीजों को, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनको समझने की कोशिश करोगे तो आप इजीली इन अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जान सकते हो कि क्या चीजें होती है, किस काम आती है और कहाँ कहाँ ये यूज होंगे। तो हमारे सामने सबसे पहले आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब होता है लेखांकन। अकाउंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना और उसको सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से बना के रखना कि ताकि हम कभी भी इसको देखें तो हमारे काम आ सके।
तो सीधा सा मतलब है अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर समराइजिंग या फिर एनालाइजिंग, यानी कि किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, उसके बाद उनकी समरी बनाना और उसके बाद उसको एनालाइज करना कि हमने ये कहाँ काम किया है। जैसे मान लो हमने किया है परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी परचेज कर ली कैश, कितने रुपए की, 20,000 रुपीज की हमने मशीनरी परचेज कर ली है। तो ये मशीनरी जो परचेज की है इसको हम लिखेंगे हमारी जो बुक्स होगी उन बुक्स में, ताकि रिकॉर्ड हमारे पास रहे। इसका मतलब हमने उसकी क्या कर ली है, रिकॉर्डिंग कर ली है, उसकी हमने क्या कर ली है, रिकॉर्डिंग कर ली है। लेकिन हम एक ही बुक्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे कि परचेज की है, सेल की है, जो भी चीजें हम करते जाएंगे उनको लिखते जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उन चीजों को हम अलग अलग ले लेंगे कि हमने परचेज कितना किया है, सेल्स कितना किया है, या फिर स्टॉक हमारे पास कितना है, वो सारी चीजें हम लिखते जाएंगे अलग अलग। उसके बाद हम देखेंगे पूरे साल में हमने टोटल कितना परचेज किया है, टोटल कितना सेल किया है, टोटल कितना स्टॉक है। तो इसका मतलब कि हमने टोटल निकाले। टोटल का मतलब क्या हुआ कि उसका हमने समरी बना ली। समरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे साल में देखेंगे कि हमारी सेल इतनी हुई है, परचेज इतने हुई है, स्टॉक हमारे पास इतना इतना हमारे प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हमने उसको एनालाइज कर लिया है, उसको हमने क्या कर लिया है, एनालाइज कर लिया। तो अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देन आफ्टर वी पोस्टिंग इनटू लेजर, देन समराइजिंग एंड देन एनालाइज। ठीक है, तो ये 3 चीजें या 4 चीजें जो भी आप समझ सको वो चीजें आपके आएंगी। तो अकाउंट्स का मेन मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। दूसरी चीज हमारे सामने आती है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। ऐसी सारी चीजें जिनसे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी बिजनेस को हमने स्टार्ट किया है, उसमें कैश लगाया, हमारे पास फर्नीचर भी था, हमारे पास लैंड भी थी, हमारे पास स्टॉक भी था, जो भी चीजें थी वो सारी चीजें कंबाइन करके हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी। तो फ्रॉम विच वी स्टार्ट आवर बिजनेस, तो जिन चीजों से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है, पूंजी होती है। जैसे कि वी स्टार्ट आवर बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, फर्नीचर विद ₹50,000 एंड लैंड विद ₹2 लाख। तो इन सब चीजों से हमने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है। इसका मतलब हमारी कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस में 2 लाख, यानी कि हमारी जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 3,50,000 होगी। वो हमारी क्या होगी, 3,50,000 होगी। अगर आप ये कहोगे कि सर अगर ये कैपिटल हमारी, तो जो हमारा कैश था, फर्नीचर था, लैंड था, ये सारी चीजें क्या थी हमारी, तो बेटा इन चीजों को हम आगे जब इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे कि कैपिटल क्या है और ये जो चीजें हमारी थी, कैश, फर्नीचर, लैंड, ये सब चीजें क्या थी। ठीक है, तो कैपिटल आपको मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा कि जिन चीजों से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं आपको जो पिछला जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर कैपिटल ये सारी चीजें हैं तो फिर कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग जो भी थी वो सारी चीजें क्या थी, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स मीन्स संपत्ति। संपत्ति मतलब जिन चीजों से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस बिजनेस को, तो वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो फ्रॉम विच वी कंटिन्यू आवर बिजनेस और वी ऑपरेट आवर बिजनेस। तो ऐसी सारी चीजें जिनसे हम अपने बिजनेस को चलाते हैं या फिर जिनसे हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बहुत सारी जो इसके एग्जांपल है वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस को चलाने के लिए, अलग अलग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होती है। ठीक है, वो तो सारी चीजें हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। अब एसेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स जो होती है, हर एक जो आपका वीडियो वाला है या फिर कोई भी, वो आपको अलग अलग चीजें बताएगा, लेकिन जो मेन चीजें है ना कि टाइप ऑफ एसेट्स में क्या क्या चीज आती है वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उनको मेरे हिसाब से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो टाइप ऑफ एसेट्स में हमारे एसेट्स 2 तरह की होती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी कि टचेबल। ठीक है, और इंटेंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, यानी कि अनटचेबल। ठीक है, तो टेंजिबल क्या होते हैं, विच वी कैन टच। जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या होगी, टेंजिबल एसेट्स होगी, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो हमारी क्या होगी, इंटेंजिबल एसेट्स होगी, विच वी कैन नॉट टच। तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारी 2 तरह की होती है। उससे पहले उससे आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है उनके एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि उसके एग्जांपल और बहुत ज्यादा आएंगे इंटेंजिबल एसेट्स के। तो पहले हम इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में समझते हैं।
इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिसको हम टच नहीं कर सकते? तो जिसमें सबसे पहले आता है आपके गुडविल। गुडविल मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्याति, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पास आईफोन हो, आपके पास सैमसंग का S10, S20, S20 प्लस, जो भी आपके नए मॉडल आ रहे हैं वो होने चाहिए, ठीक है। आप क्यों नहीं चाहते कि आपके पास कोई भी चाइनीज टेलीकॉम, टेलीमार्ट ऐसी कंपनी का कोई भी फोन है जिसमें लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा होता है, उसमें 4-4 स्पीकर होते हैं, 5-5 सिम डाल सकते हैं? आप ऐसा क्यों नहीं चाहते हो? क्यों चाहते हो कि आपके पास सिर्फ आईफोन होना चाहिए, सैमसंग का S20, या जो भी आपके पास आए वन प्लस के फोन होने चाहिए? क्यों? क्योंकि उन कंपनीज की क्या अच्छी है? गुडविल अच्छी है। गुडविल का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि उस कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्रोडक्ट जो होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा और वो ड्यूरेबल भी होगा, कि लंबे टाइम तक हमारे पास चल पाएगा। तो जिन चीजों से या फिर जिन चीजों से किसी भी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और उसको परचेज करने की हमारी वांट पता चलती है, वो हमारी क्या होती है? गुडविल होती है। सेकंड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब हुआ कि ऐसी चीजें जिनसे हम प्रोडक्ट की पहचान करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक एग्जांपल है इस तरह से, और ये कटा हुआ है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? हमारा एप्पल का एग्जांपल हुआ, ठीक है। ये एप्पल क्या है? एप्पल आईफोन है। तो ये आईफोन का क्या हुआ? सिंबल हुआ। सिंबल मतलब क्या हुआ? उसका ट्रेडमार्क होता है। ऐसी चीजें जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ट्रेडमार्क होते हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, अब आ जाते हैं टेंजिबल एसेट्स पे। ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं। तो जो टच कर सकते हैं वो जो एसेट्स होंगी वो हमारी दो तरह की होंगी। ऐसी एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं दो तरह की होती है। पहली होती है करंट एसेट्स और दूसरी होती है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो करंट एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स जिसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। या फिर ऐसी चीजें जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। इसके एग्जाम्पल है, यहाँ देखें, विच वी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर और एज सुन एज, यानी कि जिनको हम जल्दी से जल्दी या फिर ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। अब करंट एसेट्स के एग्जांपल देखिए क्या है। पहले कैश इन हैंड, आपको पता आपके पास जितना भी कैश होगा वो क्या होगी? करंट एसेट्स होगी। कैश एट बैंक, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी कैश होगा वो भी आपकी क्या होगी? करंट एसेट्स होगी। स्टॉक, आपके पास जो मटेरियल रखा है जो आपको सेल करना है वो भी आपकी क्या होगी? करंट एसेट्स होगी, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी इसको सेल कर दोगे। फिर होते हैं डेटर्स। डेटर्स आपको डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ सिर्फ आपको इसका मीनिंग बता रहा हूँ। जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो जिसको भी हम क्रेडिट पे सेल करेंगे वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो अगर हम क्रेडिट पे यानी कि उधार सेल करेंगे तो वो हमारे पैसे जल्दी से देगा, तो जितना जल्दी देगा वो हमारी क्या होगी? करंट एसेट्स होगी। तो डेटर्स क्या होते हैं? ऑन विच वी कैन सोल्ड आवर गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। सेकंड, फिर थर्ड है बिल्स रिसीवेबल। जो हमारे जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, वो हमें जो एक बिल देंगे उसी बिल को हम क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल बोलते हैं, क्योंकि उसकी बिल के अकॉर्डिंग हमें डेटर्स की पेमेंट मिलती है। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड आपको मतलब है प्रीपेड, यानी कि पहले से पेमेंट करना। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही पे कर दिए वो क्या होंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपकी क्या होगी? करंट एसेट्स होगी, यानी कि ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में पेमेंट कर दिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? एडवांस पेमेंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की एडवांस पेमेंट वो क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस होती है। फिर है एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं है। कमा ली आपको मिली नहीं मतलब जैसे कि हम कहीं भी काम करते हैं तो जो हमारा हिसाब किताब होता है वो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 31 तारीख तक होता है, लेकिन हमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 7 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, इस तरह से मिलेगी। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो हिसाब होगा जो हमें 7 तारीख तक मिलेगा, तो जब तक हमें नहीं मिलता तो हमारी इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, यानी कि ऐसी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट, ऐसी एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग सके, या फिर जिनको हम सेल नहीं करना चाहते बल्कि अपना जो बिजनेस है ना उसको ऑपरेट करने के लिए लेके आए हैं। तो इस तरह की जो एसेट्स है उनको बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम अपने जो बिजनेस है ना उसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि बिजनेस जो है स्मूथली रन कर सके। तो इन्हीं एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। विच वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश मोर देन 1 ईयर, यानी कि जिनको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगे। और विच वी ऑपरेट आवर बिजनेस, और जिनसे हम अपना जो बिजनेस है ना उसको ऑपरेट करते हैं।
तो वो सारी हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स होती है, यानी कि जिनको हम एक बार परचेज करके दोबारा सेल करने की नहीं सोचते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है। तो जिसमें आपका आएगा जैसे लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन सबको आपने सुन रखा होगा कि क्या चीजें होती है। लैंड जमीन, प्लांट जो है जहां आपकी बिजनेस सिचुएट है, बिल्डिंग जिसमें सिचुएट है, फर्नीचर टेबल कुर्सी फर्नीचर जो भी होगा, और मशीनरी जिनसे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। आज की जो लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब दायित्व होता है। दायित्व मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको पे करनी है वो सारी क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटीज आर डेब्ट्स। लायबिलिटी क्या होते हैं, डेब्ट होते हैं, ऋण होते हैं। ऋण का मतलब क्या होता है, लोन होता है जो आपने लिया है किसी से, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। which we can pay in near future due to credit purchase or borrow money from someone। यानी कि लायबिलिटीज वो सारी चीजें होती है जिनको नियर फ्यूचर में हमें पे करना है। यानी कि या तो हमने क्या किया, किसी से क्रेडिट पे परचेज किया, उधार परचेज किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, या फिर हमने किसी से पैसा उधार लिया तो वो भी हमें पे करना पड़ेगा। तो जो लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज हमारी दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट्स की तरह होगी, उनको हम कैश में कन्वर्ट करते थे और ये हमें पे करनी है। तो जिन लायबिलिटीज को हम एक साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे वो हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी, और जिनको पे करने में एक साल से ज्यादा का टाइम लगेगा वो हमारी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी। तो देखिए करंट लायबिलिटी क्या होगी, विच वी कैन पे विद इन 1 ईयर। जिनको हम एक साल के अंदर अंदर पे करेंगे वो हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटी होगी। इस करंट लायबिलिटी का एग्जांपल देखिए, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मीनिंग होगा अपोजिट होगा किससे, डेटर से। डेटर्स मैंने आपको क्या बताया था, क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल क्या होंगे, डेटर्स होंगे। लेकिन अगर हम क्रेडिट परचेज करेंगे तो हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। अब क्रेडिटर्स को हम बिल देंगे तो जो भी बिल देंगे वो हमारा क्या होगा, बिल्स पेबल होगा। शॉर्ट टर्म लोन यानी कि ऐसा लोन जो आपने एक साल तक के लिए ले रखा है वो क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म लोन होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि जो ड्यू हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया है। जैसे कि मान लो आपने कोई भी जो बिल्डिंग वो रेंट पे ले रखी है, आपके 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन आपने 1 महीने का भी रेंट पे नहीं किया, तो आपका क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट होता है। तो ये ड्यू बट नॉट पेड। एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में ले ली हो, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटी होती है। यानी कि ये जितनी भी लायबिलिटी होगी ये सारी के सारे आपको एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, जो नॉन करंट लायबिलिटी तो वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी से आपने पैसा उधार लिया और वो आपको पे करना ही ना पड़े। तो इस तरह से जो लायबिलिटी हमें एक साल के बाद पेमेंट करनी है। एक साल के बाद मतलब कि उसका टाइम पीरियड 2 साल भी हो सकता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, कितना भी हो सकता है, लेकिन पे जरूर करनी है। तो इनको हम एक साल के बाद ही पेमेंट करते हैं। तो विच वी कैन पे आफ्टर 1 ईयर, तो जिनको हम एक साल के बाद पेमेंट करेंगे वो क्या होगी, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। जैसे कि आपका लोन है, सिर्फ आपको लोन दिया तो वो क्या होगी, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लोन दिया तो वो क्या होगी, आपकी करंट लायबिलिटी होगी। या फिर आपको दिया लॉन्ग टर्म लोन, या फिर दिया आपको मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन का मतलब कि ऐसा लोन जिसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी भी दे रखी हो, जैसे लैंड की सिक्योरिटी दे रखी है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी दे रखी है, फर्नीचर की सिक्योरिटी दे रखी है। तो इस तरह का जो लोन होगा वो क्या होगा, मॉर्गेज लोन होगा। इसी तरह से डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर मतलब किसी से हमने पैसे उधार लिए लेकिन वही है कि 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए। तो डिबेंचर्स को जो मीनिंग है, आप जब अपनी बिजनेस स्टडीज की बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिबेंचर्स भी क्या होते हैं। तो इस तरह से बेटा आज का टॉपिक है वो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अगर आज आपको बता दूंगा तो मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओगे और इन चीजों को भी याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो बाकी की जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म बची है वो मैं पार्ट 2 की जो वीडियो होगी ना उसमें आपको बताऊंगा, और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप जो नए स्टूडेंट्स हो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आने पाए। ओके बेटा, थैंक यू।